दुनिया के तमाम ममालिक में प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं। अमेरिका ने एक नई फॉर्म ऑफ वॉरफेयर चाइना के खिलाफ शुरू की है जिसे कहते हैं चिप वॉर। अब अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल राइवल्स के साथ माशी ताल्लुकात नहीं बनाएगा। इन ममालिक के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। आप देखते हैं फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, वीट की प्राइसेस पिछले सालों में बढ़ी क्योंकि रशिया और यूक्रेन सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वीट के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपसे 8 ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे बात करने जा रहा हूं जो साल 2024 में इमर्ज कर रहे हैं। दुनिया में जो इस टाइम सबसे पहला और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक में प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं। एक मुल्क दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक टूल्स के थ्रू पाबंदियां लगा रहा है, टैक्सेस टैरिफ्स लगा रहा है, और यूएस चाइना ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर इसमें सबसे बड़ी मिसाल है जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि पिछले एक साल में अमेरिका ने एक नई फॉर्म ऑफ वॉरफेयर चाइना के खिलाफ शुरू की है जिसे कहते हैं चिप वॉर। और इस चिप वॉर में अमेरिका ने अलायंस बनाया है चाइना के खिलाफ जिसे कहते हैं चिप 4 अलायंस, जिसमें अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान शामिल है। और इस अलायंस का मकसद है कि चाइना को सेमीकंडक्टर्स नहीं बेचने, ताकि चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें बन रही हैं, चाइना की इंडस्ट्री ये बनाना बंद कर दे और चाइना के ऊपर एक प्रेशर आए सेमीकंडक्टर्स ना मिलने की वजह से। और दूसरा, अभी अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ्स लगा दिए हैं चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो अमेरिका के अंदर आ रही थी और अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट कर रही थी। आपने गालिबन ये चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन एक और मजीद डेवलपमेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट्स के हवाले से वो ये कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेनेट येलन, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग। ये कॉन्सेप्ट ये है कि येलन कहती हैं कि अमेरिका अब अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिजाइन करेगा, अमेरिका उन मुल्कों के साथ माशी ताल्लुकात बनाएगा जिनके साथ अमेरिका की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच करती है, जिनके साथ अमेरिका के लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस हैं। अब अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल राइवल्स के साथ माशी ताल्लुकात नहीं बनाएगा। और ये फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट इस टाइम पर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल टूल है। दूसरा जो इमर्जिंग ट्रेंड है दुनिया में उसे कहते हैं डेमोग्राफिक विंटर। डेमोग्राफिक विंटर कहते हैं कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड्स तेजी से कम हो रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी मिसाल साउथ कोरिया की है जिसका फर्टिलिटी रेट 0.7% पे जा चुका है। और दुनिया के अंदर जो सस्टेनेबल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1% होता है कि एक माँ 2 बच्चों को ऑन एवरेज जन्म दे तो पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन सस्टेनेबल वे में ग्रो करती है। और साउथ कोरिया के अंदर ये ट्रेंड 0.7 पे जा चुका है। बहुत से यूरोपियन ममालिक के ये फर्टिलिटी रेट्स 1.5 के आसपास आ चुके हैं, और इन फर्टिलिटी रेट्स के गिरने से इन मुल्कों के अंदर पॉपुलेशन ट्रेंड्स नीचे जा रहे हैं और एक एक्यूट किस्म की लेबर शॉर्टेज पैदा हो रही है। इस हवाले से अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई जिसमें 3.5 मिलियन नर्सेस की शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड, 0.5 मिलियन मिडवाइफ्स की शॉर्टेज है पूरी दुनिया के अंदर। और इस पूरे हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो बड़ी तेजी से जहां पर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट 2.1 से काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी लेबर को स्किल सिखाएं और उनको एक्सपोर्ट करें उन मुल्कों में जहां पर ये ट्रेंड गिर रहे हैं। तीसरा जो इमर्जिंग ट्रेंड है दुनिया में वो है क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी हम ऐसी मईशत को कहते हैं जहां पर फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स अपनी सर्विसेज देकर पैसा कमा रहे हों। एक टाइम था जब दुनिया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस थी, ममालिक चीजें प्रोड्यूस करते थे, एक दूसरे को बेचते थे और पैसा कमाते थे। आज वो कॉन्सेप्ट क्रिएटर इकोनॉमी पे, डिजिटाइजेशन पे शिफ्ट हो गया है, और दुनिया के अंदर इस टाइम पर जो क्रिएटर इकोनॉमी का पोटेंशियल है वो $250 बिलियन का है, और 2027 में ये पोटेंशियल $480 बिलियन पे चला जाएगा। तो ये तीसरा एक इमर्जिंग ट्रेंड है जहां पर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे छोड़कर एक नई फॉर्म सोर्स ऑफ रेवेन्यू दुनिया के अंदर इमर्ज हुआ है जिसे क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं। चौथा जो बड़ा ट्रेंड है वो ये कि दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज होना शुरू हो गई है, डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गई है। इसका मतलब आम अल्फाज में कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गई है, और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन कोविड-19 है। कोविड-19 के बाद दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ वर्क फ्रॉम होम का, और कई ऐसी कंपनीज
जिनके लिए नागुज़ीर था कि उनके तमाम वर्कर्स, तमाम एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स वो फिजिकली मौजूद हों और मौजूद होकर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें, वो मीटिंग्स करें, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें और एक अपनी कंपनी को इनोवेशन बेस्ड कंपनी बना सकें। और उन कंपनीज के लिए खास तौर पे वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो लोग जो एक टाइम पर कंपनी में आकर कंट्रीब्यूट किया करते थे अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू, आज वो घर बैठे काम कर रहे हैं और वो कंपनीज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो दुनिया के अंदर जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है आफ्टर कोविड-19 ऑफ दैट कॉर्पोरेट सेक्टर वो कम होना शुरू हुई है। पांचवा जो ट्रेंड है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कई मुल्कों ने ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से लिए गए 3 मेजर्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। पहला मेजर है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबैम। सीबैम एक तरह का बैरियर है जो यूरोपियन यूनियन ने बाकी ममालिक पे लगाया है कि बाकी मुल्कों की तरफ से जब भी कोई प्रोडक्ट यूरोप में आएगी, उस मुल्क को बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कार्बन एमिशंस हुई हैं और उन कार्बन एमिशंस के मुताबिक उस मुल्क को टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तरह से आप क्लाइमेट चेंज का सहारा लेकर दूसरे मुल्कों के ऊपर कार्बन टैक्स लगा रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट्स आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कम बिकें और आपका कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट्स खरीदे। दूसरा मेजर है डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट, डीपीपी। डीपीपी क्या है? जैसा कि मैंने एक शर्ट पहनी है, आज के बाद अब जो शर्ट्स प्रोड्यूस होंगी उनके ऊपर एक चिप लगा करेगी। उस चिप को आप स्कैन कर सकते हैं और उस चिप को स्कैन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस शर्ट में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ये शर्ट किस सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर प्रोड्यूस हुई है, इसको कितने सस्टेनेबल वे से बनाया गया है, और अगेन अगर इसके अंदर कोई अनसस्टेनेबल वे इस्तेमाल हुआ होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और तीसरा मेजर जो यूरोप ने लिया है वो है CS3D, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव। यूरोप ने पूरी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर को ये लाजिम उनके ऊपर कर दिया है कि आपने क्लाइमेट ओरिएंटेड मेजर्स लेने हैं, आपने सस्टेनेबल मेजर्स लेने हैं। अगर आप सस्टेनेबल मेजर्स नहीं लेंगे तो एटलीस्ट हम आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे, हम आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर कि किस तरह क्लाइमेट चेंज को लेते हुए कई मुल्क जो हैं, ना सिर्फ यूरोप के बल्कि अब अमेरिका भी सीबैम टाइप के मेजर्स अपनाना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना सीबैम डेवलप कर लिया है, इवन इंडिया अपना सीबैम डेवलप करने जा रहा है। और ये चीज हम देखेंगे कि अब ममालिक क्लाइमेट चेंज का सहारा लेते हुए आपकी इकोनॉमी को स्लो डाउन करेंगे विद ट्रेड बैरियर्स। इससे नेक्स्ट जो मेजर है वो जनरेटिव एआई का है। फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई कि जनरेटिव एआई से दुनिया $15.7 ट्रिलियन कमाएगी। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं इसे 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन 5.0 कहते हैं, और इसका जो मेजर टूल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव पर्सपेक्टिव से आपको सर्विसेज दे रहा है। चैट जीपीटी आज आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लग चुका है जनरेटिव एआई से, लेकिन उस जनरेटिव एआई ने वहां पर कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की हैं जहां पर दुनिया इसको इस्तेमाल करके $15.7 ट्रिलियन कमा सकती है बाय 2026 अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स। तो जनरेटिव एआई एक और बड़ा इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है जो आज दुनिया जिससे फायदा भी उठा रही है और किसी हद तक उसको नुकसान भी पहुंच रहा है। सेकेंड लास्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, और रेड सी के अंदर अमेरिका की जो रीसेंट कन्फ्रंटेशन हुई है हॉथीज के साथ इन यमन। इन ममालिक के अंदर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हर्ट हो रही है। रशिया ऑयल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसराइल पैलेस्टीन की जहां जंग चल रही है और रेड सी के अंदर जहां कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो दुनिया की सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं जहां से बड़े बड़े बैरी जहाज गुजरते हैं, ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, और गुजरते हुए जब उन पे अटैक्स होते हैं जियोपॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से तो ममालिक के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। आप देखते हैं फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, वीट की प्राइसेस पिछले सालों में बढ़ी क्योंकि रशिया और यूक्रेन सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वीट के। तो इन जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशंस की वजह से ना सिर्फ डिसरप्शन आई है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, उन समुद्री रास्तों में, बल्कि तमाम वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जैसा एक ईवल दुनिया को उसको फेस करना पड़ा है। आज यूरोपियन ममालिक, कनाडा जैसे मुल्कों के अंदर स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है, हम जैसे ममालिक के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है, और पूरी दुनिया के अंदर फिर उस इन्फ्लेशन और उस इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस खड़े हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। और लास्ट ग्लोबल ट्रेंड, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको कि दुनिया में इस टाइम पर तमाम ममालिक का एम्फेसिस मॉनेटरी पॉलिसीज पे है, ना कि फिस्कल पॉलिसीज पे। फिस्कल पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट बनाती है,
अपने टैक्स रेवेन्यूज को और इनकम को मैनेज करने के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसीज हमेशा एक मुल्क का सेंट्रल बैंक बनाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के अंदर आज ममालिक मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं। 2008 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया के 4 बड़े बैंक्स ने सोचा कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करते हैं, उस पैसे से बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे, और उन बिजनेस एक्टिविटीज से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और उस रोजगार से उन मुल्कों में लोगों के हालात बेहतर होंगे। उन 4 बैंक्स ने दुनिया के अंदर $10 ट्रिलियन इंजेक्ट किए। इंजेक्ट करने का मतलब कि उन बैंक्स ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को वो पैसा दिया कि आप अपने कारोबार को एक्सपैंड करें ताकि लोगों को मौके मिले। लेकिन द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो 4 बैंक थे, इन्होंने $10 ट्रिलियन जो इंजेक्ट किया, वो बजाय इसके कि ये बिजनेसेस में इंजेक्ट करते, इन्होंने उन गवर्नमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जो गवर्नमेंट्स इनको सस्टेनेबल रिटर्न्स दे रही थी। इनको तो चाहिए था कि वो $10 ट्रिलियन दुनिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते, उन बिजनेसेस से पैसा जनरेट करते, उन बिजनेसेस से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते, ताकि वो पैसा एक सस्टेनेबल वे में इकोनॉमीज के अंदर लगता। इन्होंने वो पैसा बिजनेसेस को देने की बजाय गवर्नमेंट्स को दिया, और गवर्नमेंट से उसके एवज इंटरेस्ट रेट लेना शुरू कर दिया, जो कि बड़ा सस्टेनेबल था। तो इसका मतलब ये जो 4 दुनिया के बड़े बैंक्स थे जिन्होंने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दुनिया में इन्वेस्ट किया, वो गलत इन्वेस्ट किया। वो जहां इन्वेस्ट करना चाहिए था वो वहां नहीं पैसा लगा, और वो इनके अपने जाती मफादात के लिए इन्होंने देखा कि $10 ट्रिलियन हम सिर्फ उन रिलायबल गवर्नमेंट्स को देंगे जहां से हम ये पैसा वापस भी ले सकते हैं और उनके ऊपर सूद भी कमा सकते हैं। और अल्टीमेटली वो 4 बैंक्स और वो 4 ममालिक अमीर से अमीर तर होते चले गए, और दुनिया में जो है वो इन्फ्लेशन और पॉवर्टी जैसे मसाइल बढ़ते चले गए। तो आखिरी इमर्जिंग ट्रेंड में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि दुनिया के अंदर हमेशा एम्फेसिस मुल्कों का फिस्कल पॉलिसीज पे होना चाहिए। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो पॉलिसीज ऐसी बनाएं जिससे पॉवर्टी खत्म हो सके, इन्फ्लेशन खत्म हो सके, ना कि दुनिया के अंदर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर जो है इस चीज़ को डील करे और इसके अंदर अपना रोल प्ले करे, क्योंकि हमेशा प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कंसर्न होता है प्रॉफिट मेकिंग, अपना पैसा कमाना। और इसके हवाले से एक किताब का रेफरेंस दूंगा, द न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये जॉन पर्किंस की किताब है, ये जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर जॉन पर्किंस ने यही पूरी किताब में बताया है कि कैसे एक छोटा नैरो एलीट कॉर्पोरेटोक्रेसी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जकड़े हुए। तो ये वो 8 ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स थे जो दुनिया में इमर्ज कर रहे हैं। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। मैं ये डिसीजन आप पर छोड़ता हूं कि इन 8 इकोनॉमिक ट्रेंड्स में से आपको कौन सा इकोनॉमिक ट्रेंड ऐसा लगता है जो पॉजिटिव आउटकम्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जो है वो क्रिएट कर सकता है, और वो सबसे फॉर्मिडेबल, सबसे खतरनाक इकोनॉमिक ट्रेंड कौन सा है जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी एक कोलैप्स की तरफ जा सकती है। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ही आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर मेरा एनालिसिस जानना चाहेंगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ बुक रिव्यूज भी प्लान कर रहा हूं, आप उस हवाले से भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कौन सा बुक रिव्यू सुनना चाहते हैं मेरे चैनल पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम आपसे ये नॉलेज शेयर करते रहेंगे ताकि वो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया।